हेलो दोस्तों। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री से हमने पहला पार्ट चैप्टर 1 से कंप्लीट किया था। एक्चुअली बुक में जो हमने स्टार्ट किया है वो चैप्टर 3 से स्टार्ट किया है, बट देखा जाए अगर तो इम्पॉर्टेंट हम एज अ चैप्टर 1 कंसीडर करेंगे चैप्टर 3 को। तो उसके आगे का पार्ट आज हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आती है अकबर एवं पुर्तगाली। पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामक कुछ पुर्तगाली व्यापारी से उस समय मिला जब उसने 1572 में कैम्बे का दौरा किया। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की जब एंटोनियो कैब्रल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के साथ समाहेजन हेतु आया। कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जगी और उसने फादर जूलियन परेरा विकार, जो कि चर्च में पुजारी थे, जनरल ऑफ बंगाल एवं अन्य कुछ स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। इसने अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया और एंटोनियो कैब्रल, जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया, भी उसके सभी प्रश्नों के संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने तब गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उसकी उत्कट जिज्ञासा को शांत कर सके। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में यानी 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों ने उत्सुकतापूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे इसे शासक को और साथ ही उसके दरबार एवं लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को 2 पादरी रोड क्लफो एक्वाविवा और एंटोनियो मांसरेट फतेहपुर सीकरी पहुँचे, जो 1583 में वापस लौटे। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया, जो 1592 में वापस लौटा, और तीसरा मिशन अकबर द्वारा 1595 में बुलाया गया यानी 1595 में। मिशनरीज ना तो अकबर और उसके दरबार और ना ही उसके लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित कर सके। अकबर और उसके पुत्र सलीम दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। नेक्स्ट हेडिंग है ईसाइयों के संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा। जबकि अकबर अपनी परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने पर विचार कर रहा था, उसका बेटा राजकुमार सलीम, जिन्हें हम जहांगीर भी कहते हैं, अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। ईसाई धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। सभी दिखावों या बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता की प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में अंतिम दूत भेजा। पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए नम्रतापूर्वक मना कर दिया। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों या स्पेन वासियों, जैसा कि पुर्तगाल उस समय स्पेन से जुड़ा था, के अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। जहांगीर और पुर्तगाली
राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर ने जेसुइट फादर्स की इस प्रकार उपेक्षा करके जैसे वह कभी उन्हें जानता ही नहीं था, मुसलमानों को शांत किया। धीरे धीरे हालांकि जेसुइट से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और 1606 में उसने फिर से समर्थन देना शुरू किया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की उन्हें अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान आयोजित किए गए और पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। गलियों एवं सड़क मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई और चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नकद सहायता दी गई। जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी उसे ईसाई मत में लाने के प्रति आशावान हो उठे। उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन से लिए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा दाता जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग्स से घिरा था और यह अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि वास्तव में उसे ईसाई बनाने में वे सफल होंगे। अंग्रेजों के प्रति शत्रुता। मुकारब खान, जो कि एक अच्छा खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा, वह अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। जैसा कि पदस्थ वायसराय पुर्तगाल से नहीं आया था, वस्तुतः वह कभी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। इससे पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आ गया और वह अपने साथ भारत में व्यापार की अनुमति हेतु इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जहांगीर के नाम एक प्रार्थना पत्र लेकर आया। नेक्स्ट हेडिंग है कैप्टन हॉकिंस की यात्रा। फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुग़ल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुए। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों, जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी, को स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहद आत्मीय स्वागत किया। जैसा कि हॉकिंस तुर्की भाषा अच्छी प्रकार जानता था, उसने उस भाषा में जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 का मनसबदार नियुक्त किया। हॉकिंस ने आर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह भी किया। मुग़ल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंधों में सुलझाव। हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजी लोगों को बड़ी व्यापार सुविधाएं प्राप्त करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसलिए इसे शत्रुतापूर्ण कार्यवाही कहा। भारत में पुर्तगालियों की जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोसा ने मुग़ल दूत मुकारब खान से मिलने से मना कर दिया। उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों
एवं उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया। जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। तब मेंडोसा ने फादर पिन्हेरो को औपचारिक आधार पर मुकर्रम खान से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा। तत्पश्चात शत्रुता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पत्तन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यथित हॉकिंस ने सन 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया। एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा या हाथापाई। अंग्रेजों ने हालांकि 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध लिया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसिएंडर सहित कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, जिनके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेज़ों की सफलता से बेहद प्रभावित हुए। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। V.A. स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल सरकार की नौसैनिक कमजोरी के चलते 4 इंपीरियल जहाज़ों को जब्त कर लिया और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया और सामान को लूट लिया। जहांगीर की मां की इस सामान में गहरी रुचि थी और इससे करोड़ रुपए की चपत लगी थी। गुस्साए जहांगीर ने मुकर्रम खान, जो उस समय सूरत का प्रभारी था, को क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया। नेक्स्ट हेडिंग है शाहजहां एवं पुर्तगाली। वह शाहजहां का शासनकाल था, हालांकि जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए अंत हो गया और साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही परिवार और मुगल भारत के लोगों का ईसाई मत में धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर द्वारा किया गया था। शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने से पूर्व ही उसे पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की जानकारी थी, जब उन्होंने रानी मुमताज महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया था। पुर्तगालियों की गतिविधियां। 1579 में यानी 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया, जो बंगाल में सतगांव से थोड़ी दूरी पर था, और वहां से वे व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिसने उनके व्यापार को सतगांव से नए पत्तन हुगली की ओर प्रवासित किया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया, स्वयं का एक कस्टम हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से कर आरोपित करना शुरू कर दिया, जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गया। ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संग्रहण में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया, अपितु हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीदकर या बंदी बनाकर क्रूर दास व्यापार भी शुरू किया। नेक्स्ट हेडिंग है हुगली पर अधिकार। 24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था। यहाँ किला नहीं था, ना तो दीवार थी और ना ही परकोटा।
मात्र कीचड़ का एक तटबंध था जो ज़्यादा महत्व का नहीं था। बारूद एवं नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम खान को 1,50,000 की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा गया। ठीक 3 महीने तक यानी 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक सामना करते रहे, जिसके पश्चात वह भाग खड़े हुए। अधिकतर जहाज़ खो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन वहां व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे लोग मर गए और मुगलों के 1,000 लोग मारे गए। लेकिन उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद यह धीरे धीरे ख़त्म हो गया। पुर्तगालियों के पतन के निम्नलिखित कारण थे, जिसमें कुछ प्रमुख यहाँ हैं। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया। 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेज़ों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति क्षीण हो गई। पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों में उसकी शक्ति कमज़ोर की। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सकें। पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मांध थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन भी किया। विक्टोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था, जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफों तक ही सीमित रखा। उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। साथ ही अंततः ब्राज़ील की खोज के बाद उनका भारत की ओर से ध्यान कम हो गया। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से भारत में पुर्तगालियों का पतन हुआ। और अब जो नेक्स्ट आएंगे वो डच आएंगे, तो आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैं इसे यहीं ख़त्म कर रही हूँ। इसके आगे का मैं पार्ट 3 में कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि आप आराम से अपने कानों में ईयरफोन लगाएं और बस सुनते जाएं, आँख बंद किए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।